Hello +1 class. Today we are going to start our last chapter of this +1 syllabus, that is Past to Modernization. And this chapter starts from page number 231 in your NCERT book. तो इस चैप्टर के एंड में ही यानी इस चैप्टर को फिनिश करते ही हम अपने प्रोजेक्ट वर्क की डिस्कशन करेंगे. आपको 1 वीक और 10 डेज़ का टाइम दिया जाएगा अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए. फिर आपको रिवीजन पे ले चलेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग आवर प्रिपरेशन फॉर वाइवा एग्ज़ाम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इसमें जो हम मेनली चैप्टर में बात करेंगे वो 2 कंट्रीज़ की बात करेंगे. वन इज़ जापान एंड अदर इज़ चाइना. ठीक है, तो चाइना जो है हम वेल नोन है, हमारे नेबरिंग कंट्री है. और जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है जितना हमें जापान के बारे में पता है. यानी हिस्ट्री की अगर बात ना करें तो जापान बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड को प्रोवाइड करवाता है. और चाइना जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है और ये भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ है, लेकिन इसकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी वेलफेयर की तरफ नहीं, डिस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा चलती है. जैसे अगर हम इन दिनों की बात करें तो कोरोना जो है वो चाइना का ही दिया गया है. चाइना की वजह से ये जो था स्प्रेड हुआ. अगर चाइना चाहता तो अपनी कंट्री तक कंट्रोल कर सकता था, लेकिन चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो यहाँ पे हम ये मेनली हमने याद रखना है कि इस चैप्टर में हम जापान और चाइना की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. इन 2 कंट्रीज़ को टारगेट लेकर चलेंगे. तो जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई ना, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तो जो ईस्ट एशिया था यानी हमारा जो कॉन्टिनेंट था जिसमें इंडिया एग्जिस्ट करता है, उसी की ईस्ट साइड जो थी, ईस्ट एशिया जो था वो डोमिनेटेड होता जा रहा था. अब डोमिनेटेड वर्ड आपको पता ही है, आपने बिग बॉस में बहुत बार सुना होगा. जो मतलब लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा ऐसे वैसे डिस्कशन हम कर लेते हैं. तो जो रुबीना दिलैक है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है अपने हस्बैंड के लिए. तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है वो अपने हस्बैंड को. तो आई थिंक आपको पता ही होगा डोमिनेट का मतलब अपनी पावर को शो करना, दूसरों के सामने खुद को पावरफुल बताना. तो ईस्ट एशिया में जो चाइना थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था. और क्यों होता जा रहा था? क्योंकि उस टाइम पे एक डायनेस्टी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, दैट इज़ किंग डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी? किंग. यहाँ पे जो किंग है उसके लिए मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये नाम है, मैंने वो राजा महाराजा वाला किंग नहीं बल्कि एक डायनेस्टी का नाम रखा है जिसे किंग प्रोनाउंस किया जाएगा, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो टोटली डिफरेंट है उस किंग से जो राजा महाराजा के लिए यूज़ किया जाता है. तो किंग डायनेस्टी जो थी वो काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी, सिक्योर थी अपनी पावर को लेके, बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी. और अगर हम जापान की बात करें तो जापान जो है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, स्मॉल आइलैंड कंट्री. आइलैंड तो आपको पता ही है, जब सी में जो मतलब ये सी है, अगर सी में थोड़ी सी लैंड है और इसे हम क्या कहेंगे? आइलैंड. यानी एक ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, समुद्र ही समुद्र होता है, तो उस लैंड एरिया को हम आइलैंड कहते हैं. तो जापान जो है वो एक आइलैंड, छोटी सी आइलैंड कंट्री है और वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट थी. जापान क्या थी? आइसोलेट. आइसोलेट आपको इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आइसोलेट का क्या होता है, मतलब अकेले रहना. जो जापान था वो अपने आप कंट्री में यानी कंट्री के विद इन बाउंड्रीज में ही वर्क किया करता था. वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्शन में नहीं था, लिंक नहीं रखता था. तो उस टाइम पे जो जापान था वो आइसोलेट था. तो कुछ ही डिकेड्स में जो चाइना था, मतलब वो अपने इम्पीरियल पावर को लॉस्ट कर चुका था. उसका जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ता जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा था. और दूसरी तरफ अगर हम जापान की बात करें तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा खुद को बिल्ड करने में. क्या करने में? बिल्ड करने में. और सक्सेसफुल टू बिल्ड. और वो क्या बन गया था? एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन गया था.
नेशन स्टेट बन गया था और उसने क्या कर लिया था, मतलब दूसरी एरियाज़ पे कंट्रोल करना या कॉलोनीज़ बनाना। अब आपको लास्ट चैप्टर तक कॉलोनीज़ का मतलब तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि कोई दूसरी कंट्री की पॉलिटिकल पावर एक दूसरे कंट्री में आके अपना रोब जमाती है, उसे कंट्रोल में ले लेती है और वहाँ पे अपना रूल स्टार्ट कर देती है, तो उनकी तरफ से वो क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है। तो मॉडर्न नेशन स्टेट बन गया था, इसने अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी थी और इसने किस पे राज करना शुरू कर दिया था, ताइवान पे। दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 1895 और कोरिया पे, एंड दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 910। तो जो चाइना था वो पॉलिटिकल कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो जापान था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। उसने अपने आप को मॉडर्न नेशन स्टेट बना लिया था और ताइवान जो चाइना में इंक्लूड होता है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और कोरिया को भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। और बहुत ज़्यादा जगह जो थी उन्होंने चाइना की अपने अंडर ले ली थी, चाइना को डिफीट कर दिया था और साथ ही साथ रशिया को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया था, चाइना के भी कुछ पार्ट एंड रशिया के भी कुछ पार्ट को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो जापान था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा था। अब ये तो एक्शन था जापान के द्वारा, लेकिन एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है जो किसने किया, चाइना ने किया। तो चाइना का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली था, लेकिन उन्होंने रिएक्ट ज़रूर किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नेशनल स्ट्रेंथ को रीबिल्ड किया, यानी पॉलिटिकल पावर को उन्होंने अपनी रिबिल्ड किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को फ्री भी करवाया, फ्री फ्रॉम वेस्टर्न एंड जापानीज़ कंट्रोल। जैसे हमने यहाँ पे बात भी की कि जो जापान था उन्होंने चाइना का कुछ पार्ट जो था अपने अंडर ले लिया था। तो चाइना ने क्या किया, रिएक्ट किया, लेकिन स्लोली किया। उन्होंने अपने आप को खुद को स्ट्रेंथ अपनी वापस ली और अपने आप को फ्री भी करवाया जापानीज़ और वेस्टर्न कंट्रोल से। और साथ ही साथ उन्होंने जब ये कुछ किया तो उन्हें एक एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी जो एबिलिटी है उसको यूज़ करके, अपनी एबिलिटी को यूज़ करके अपनी कंट्री में वो क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कंट्री को रीबिल्ड भी कर सकते हैं, यानी फिर से खड़ा कर सकते हैं अपनी कंट्री को। ये उन्हें कब एहसास हुआ, जब उन्होंने इस एक्शन का रिएक्शन धीरे धीरे दिया था, तब उन्हें ये एहसास होने लग गया था कि वो अपनी कंट्री से इनइक्वालिटी को रिमूव करके अपने नेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक पार्टी बन गई थी, दैट इज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 1949 में सिविल वॉर में क्या की थी, विक्ट्री हासिल की थी, सिविल वॉर में विक्ट्री हासिल की थी। और 1970s में उन्हें ये एहसास हो गया था कि मतलब चाइनीज़ लीडर जो थे उन्हें ये फील होने लगा कि जो उनकी आइडियोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब बहुत पिछड़े हुए तरीके की है, जिससे उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुकती जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है और उन्हें इस आइडियोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, अब चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए और अपनी जो कंट्री है उसे वापस से कैपिटलिज्म में मतलब कन्वर्ट कर दिया। तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने अपना जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वापस हासिल कर लिया था। और जापान जो था वो दूसरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन बनता जा रहा था। क्या बनता जा रहा था, एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन बनता जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये वीक पड़ गया था जापान जो है। जैसे हमने नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में सुना था कि वहाँ पे एक अटैक हो गया था, बॉम्ब अटैक, आपने सुना भी होगा। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया था और एंग्लो अमेरिकन से ये डिफीट हो गया था, एंग्लो अमेरिकन से ये डिफीट हो गया था। लेकिन फिर जापान ने भी क्या किया, अपनी इकॉनमी को वापस रिबिल्ड कर लिया और एक 1970s के टाइम पीरियड में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक अब पॉलिटिकल पावर के सामने ये वर्ल्ड के सामने आया।
और इसने बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट भी शुरू किया। कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को इन्होंने चुना, और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कॉलोनिज्म था जो डोमिनेट होता जा रहा था, उसका जो अफेक्ट था वो जापान पे नहीं पड़ा। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मेनली हमने इसमें जापान और चाइना की हिस्ट्री पढ़नी है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमने आज क्या सीखा। हमने 2 कंट्रीज़ के बारे में सीखा। तो जापान जो था वो एक छोटी सी स्मॉल आइलैंड कंट्री थी, लेकिन चाइना बहुत उस टाइम मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री था, और चाइना ने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी किंग डायनेस्टी की हेल्प से। यानी उस टाइम पे किंग डायनेस्टी चल रही थी, लेकिन जो जापान था वो आइसोलेट रहना पसंद करता था। लेकिन फिर क्या हुआ था, जापान ने क्या किया था, अपने आप को मॉडर्न नेशन स्टेट बना लिया था, और धीरे धीरे उसने अपनी कॉलोनीज़ को बनाना शुरू कर दिया था। यानी उसने अपनी पावर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, और उसने ताइवान पे कब्जा किया, कोरिया पे कब्जा किया, चाइना के बहुत से एरिया पे उन्होंने कब्जा किया, और साथ साथ रशिया के कब्जा किया। लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन चाइना ने भी दिया, लेकिन बहुत स्लोली दिया। चाइना ने अपनी नेशनल स्ट्रेंथ को वापस से हासिल किया, अपने आप को वेस्टर्न और जापानीज़ कंट्रोल से फ्री करवाया, और फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रही है इनइक्वालिटी की, उसको वो रिमूव करके अपनी कंट्री को फिर से स्ट्रेंथी कर सकते हैं, यानी फिर से पावरफुल कर सकते हैं। फिर जो था उन्होंने ऐसा ही किया, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो फिर से चाइना में रूल करने लगी। और वो जहाँ दूसरी तरफ वर्ल्ड में क्या हो रहा था, कॉलोनिज्म चल रहा था, वेस्टर्न कॉलोनिज्म, वहाँ पर जापान और चाइना जो थे वो अपनी अपनी प्रोग्रेस में लगे हुए थे। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है वो आज इतना मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा और भी है जो ब्लू लाइंस हैं जिससे हमें सोर्सेज के बारे में पता चलता था, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये बस लास्ट चैप्टर ही है। तो हम इसे बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे हमने अपने, वैसे तो हमने सारे चैप्टर ये बड़े आराम से किए, इसे भी आराम से करेंगे। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली। और सो प्लीज़ लेक्चर्स के साथ साथ ही आप अपना जो डेली का लेक्चर है उसे अटेंड करें, पेंडेंसी में अपना काम ना रखें, एंड डू प्रे फॉर एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।